कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा मोल क्या होता है। तो देखिएगा, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई को मोल कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? मोल। एसआई इकाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। एस का मतलब होता है सिस्टम, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। अब देखिएगा, मात्रा का मतलब हमें समझना है। मात्रा का मतलब संख्या से भी हो सकता है, मात्रा का मतलब द्रव्यमान से भी हो सकता है, और मात्रा का मतलब आयतन से भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ मार्केट से आपको पेंसिल लेके आनी है, तो आप कहोगे सर कितनी पेंसिल लेके आए? मैं आपको कहूँ 10 पेंसिल लेके आओ। इसका मतलब यहाँ पर पेंसिल की जो मात्रा है वो संख्या में मापी जाएगी। मैं आपसे कहूँ मार्केट से आपको चीनी लेके आनी है, तो आप कहोगे सर चीनी मार्केट से कितनी मात्रा चीनी की लेके आनी है? तो मैं कहूँगा 10 किलो। इसका मतलब जो वजन है वो मात्रा है। मैं आपसे कहूँ मार्केट से आपको इस सिलेंडर के अंदर गैस भरवा के लानी है, तो आप कहोगे सर कितने लीटर गैस भरवा के लाओ, यानी जो आयतन है वो भी क्या है? मात्रा। तो मात्रा का मतलब संख्या भी हो सकता है, मात्रा का मतलब द्रव्यमान भी हो सकता है, और मात्रा का मतलब आयतन भी हो सकता है। तो हम संख्या के पदों में मोल पढ़ेंगे, हम द्रव्यमान के पदों में मोल पढ़ेंगे, और हम आयतन के पदों में भी क्या पढ़ेंगे? मोल। हम पढ़ेंगे मोल संख्या के पदों में। तो संख्या के पदों में मोल पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। एक मोल में निश्चित संख्या में कण, कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं। एक मोल में निश्चित संख्या में कण, परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं। यह निश्चित संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ये जो निश्चित संख्या है वो किसके बराबर होती है? अवगाद्रो संख्या के बराबर। और अवगाद्रो संख्या को हम Na से डिनोट करते हैं, जहां n का मतलब होता है नंबर, a का मतलब होता है अवगाद्रो। अवगाद्रो संख्या का मान आपको याद रखना है। अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब इस पहली लाइन को आप वापस से पढ़िएगा। एक मोल में निश्चित संख्या में क्या होते हैं? कण। और ये जो निश्चित संख्या है वो इस संख्या के बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लें तो आप देख पा रहे हैं एक मोल परमाणु, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मोल परमाणु। इसका मतलब कितने परमाणु बताइएगा? Na परमाणु। तो बताइएगा कितने परमाणु? 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। मैं कहूँ एक मोल अणु, तो बताइएगा कितने अणु? Na अणु। तो बताइएगा कितने अणु? 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। मैं आपसे कहूँ एक मोल आयन, तो बताइएगा कितने आयन? Na आयन। और Na आयन का मतलब कितने आयन? 6.022 गुणा 10 की घात 23 आयन। जैसे मैं कहूँ आपसे एक मोल मार्कर, तो बताइएगा कितने मार्कर? Na मार्कर। मैं कहूँ मेरे पास एक मोल मोबाइल है, तो बताइएगा मेरे पास कितने मोबाइल है? Na मोबाइल। जैसे हम कहते हैं ना एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी मैं कहूँ मेरे पास एक दर्जन केले हैं, तो बताओ कितने केले होंगे? 12 केले होंगे। मैं कहूँ मेरे पास एक दर्जन जींस की पैंट्स हैं, तो बताइएगा मेरे पास कितनी पैंट है? 12 पैंट। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक मोल पैंट है जींस की, एक मोल पैंट है, तो बताइएगा मेरे पास कितनी जींस की पैंटें हैं? मेरे पास अवगाद्रो संख्या के बराबर पैंटें हैं। इसका मतलब मोल का मतलब संख्या के पदों में अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। जैसे एक मोल परमाणु का मतलब Na परमाणु, एक मोल अणु का मतलब Na अणु, एक मोल आयन का मतलब Na आयन। तो बताइएगा कितने परमाणु एक मोल के बराबर है? तो इसके दुगने अगर मैं परमाणु कर दूं तो बताओ कितने मोल के बराबर होंगे? 2 मोल के बराबर। और इसके आधे परमाणु यदि मैं कर दूं तो वो किसके बराबर होंगे? आधे मोल के बराबर। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं 24 केले हैं मेरे पास, तो बताओ कितने दर्जन केले हैं? 2। और मैं आपसे कहूँ 6 केले हैं मेरे पास, तो बताओ मेरे पास कितने दर्जन केले हैं? आधा दर्जन केले हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप इस संख्या को दुगना करोगे तो यहाँ पे मोल दुगना हो जाएगा। इस संख्या को यदि आप आधा करोगे तो मोल आधा हो जाएगा। इस संख्या को अगर इतना ही रहने दोगे तो मोल कितना रहेगा? 1 रहेगा। आप सोचिएगा इस संख्या से एक मोल कब आएगा जब आप इसमें किसका भाग दोगे? इसी संख्या। सही बात है। यदि मान लो इस संख्या को मैं दुगना कर दूं तो बताओ कितने मोल आएंगे? इस संख्या का दुगना कितना होगा? इस संख्या का दुगना होगा 12.044 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। तो बताओ अब इतने परमाणु कितने मोल के बराबर होंगे? 2 मोल के बराबर। तो
इस संख्या से 2 कब आएगा आंसर, जब आप इसमें किसका भाग दोगे, Na का। जैसे मैं इसको आधा करूं तो आधा कितना होगा, 3.011 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। तो बताओ कितने मोल होंगे, आधा मोल होगा। इसका मतलब इस संख्या से आधा उत्तर कब आएगा, जब आप इसमें किसका भाग दोगे, अवगाद्रो संख्या का। इसका मतलब संख्या के पदों में यदि आपको मोल निकालना है तो उसके लिए सूत्र है मोल बराबर कणों की संख्या बटा Na। कणों की संख्या में यदि आप Na का भाग देते हो तो आपको मोलों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा कोई तकलीफ देने वाला नहीं है। मोल बराबर संख्या के पदों में होगा मोल बराबर कणों की संख्या बटा Na। कणों की संख्या में यदि अवगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाता है तो आपको संख्या के पदों में मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। जिसे एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत इजी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है ताकि चैप्टर को शुरू कर पाए अपन। जैसे मैं कहूं मेरे पास 6.022 into 10⁻23 कार्बन के परमाणु हैं। मेरे पास 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन के परमाणु हैं। तो मुझे बताइएगा कार्बन के मोल कितने होंगे। तो बताइएगा ये जो संख्या है अवगाद्रो संख्या है और इस संख्या के बराबर कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला वो 1 है। वो एक आंसर कब आएगा, जब आप इस संख्या में इसी संख्या का भाग दोगे। इसका मतलब दी गई संख्या में आपको अवगाद्रो संख्या का क्या देना होता है, भाग देना होता है। इस आधार पे सूत्र बनाया गया है। तो कार्बन के मोल कणों की संख्या बटा n। कणों की संख्या कितनी है, 6.022 into 10⁻23 बटा n। और Na का मान कितनी होता है, तो बताइएगा मान कितना है, 1 मोल। इसका मतलब 6.022 into 10⁻23 कार्बन के परमाणु के मोल कितने होंगे, 1 होंगे। अब आप सोचिएगा कि अगर इस संख्या को हाफ कर दें, क्वेश्चन नंबर 2, तो बताइएगा कितने मोल होंगे, आधा मोल होगा। आधा मोल होगा और वो आधा मोल अगर फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.011 into 10⁻23, यानी कणों की संख्या मेरे पास ये है और मैं इसका भाग दूंगा Na का। तो बताइए आंसर कितना है, हाफ मोल। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ले रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12.044 into 10⁻23 कार्बन के परमाणु, तो बताओ कार्बन के मोल कितने होंगे, कणों की संख्या में किसका भाग देना है, Na का। तो वैसे ही पता चल रहा है कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 1 मोल के बराबर होता है। तो 12.044 गुणा 10 की घात 23 कितने मोल के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो फॉर्मूले से भी इसका अगर आंसर निकालोगे तो 2 मोल के आने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिखा 12.044 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na, और Na का मान कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मोल आएगा, 2 मोल आएगा। तो संख्या के पदों में मैंने आपको बेसिक बताया है इसका, हालांकि इसकी डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ करने वाला हूँ। तो संख्या के पदों में यदि आपको मोल निकालना हो तो कणों की संख्या में आपको किसका भाग देना है, Na का भाग देना है। चलिएगा बात करते हैं हम द्रव्यमान के पदों में मोल। द्रव्यमान के पदों में मोल, देखिएगा सबसे पहली बात, द्रव्यमान का मतलब वजन से होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन से होता है, ये आपको याद रखना है। हम बात करते हैं जब केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं परमाणु एवं अणु। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे और जो अणु का द्रव्यमान होगा उसे हम आणविक द्रव्यमान कहेंगे। यानी द्रव्यमान यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री में 2 टाइप का होता है, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है
परमाणु का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है अणु का द्रव्यमान। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हम एटम ले रहे हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है आपने पढ़ा होगा, आप लिखते हो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और आगे लिखा हुआ होता है U, ठीक है। और जैसे आप पढ़ते हो CO2 का, CO2 एक अणु है, CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, आप पढ़ते हो 44 और आगे लिखा होता है U। यहाँ पे U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो ये मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को सिर्फ बताया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि द्रव्यमान के पदों में मोल का क्या मतलब होता है, उसे हमें समझना है। तो देखिएगा, जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 12, CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 44 U। अगर मान लो मैं बात करूं द्रव्यमान के पदों में मोल का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा, परमाणु द्रव्यमान, मैंने अभी परमाणु द्रव्यमान को U में लिखा, लेकिन अभी मैं परमाणु द्रव्यमान को U में ना लिख के ग्राम में लिख रहा हूं, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि U में परमाणु द्रव्यमान यदि लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और ग्राम में यदि परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो परमाणु द्रव्यमान को मैंने ग्राम में लिख दिया। तो देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान यदि ग्राम में लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि वो एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं है, वो एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं है, वो एक मोल परमाणुओं का क्या है द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, और एक मोल परमाणु का मतलब होता है Na परमाणु। तो Na परमाणुओं का, Na का मतलब अवगाद्रो संख्या 6.022 into 10⁻23। तो परमाणु द्रव्यमान यदि ग्राम में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है Na परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। यदि परमाणु द्रव्यमान ग्राम में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है Na परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। जैसे मैं कहूं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, मैं कहूं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि वो कार्बन के Na परमाणुओं का क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान यदि ग्राम में लिखा हुआ है तो वो Na परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो ये जो 12 ग्राम कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान नहीं है बच्चों, ये एक मोल या Na कार्बन के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान है। तो मैंने कहा परमाणु द्रव्यमान ग्राम का मतलब होता है Na परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। इसको मैं उल्टा करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि Na परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो यदि ग्राम में परमाणु द्रव्यमान दे रखा है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, ये एक मोल परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान होता है। अब देखिएगा, यदि Na परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में है तो एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, Na का इसमें भाग कर देंगे। क्यों देंगे, जैसे मैं आपसे कहूं 20 रुपए के 5 केले आते हैं तो बताओ 1 रुपए के कितने केले आएंगे 5/20। तो Na परमाणु का परमाणु द्रव्यमान यदि इसके बराबर है तो एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए Na का इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें Na का क्या दे दिया भाग,
तो परमाणु द्रव्यमान ग्राम बटा एन। ठीक है, अब एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना है कि कितना आएगा। तो हमने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान बटा Na का मान रख दिया 6.022 इंटू 10⁻23 और आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान गुणा 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब देखिएगा, यदि आप इस एक में इस अवागाद्रो संख्या का भाग देते हो, एक में यदि आप इस अवागाद्रो संख्या का भाग देते हो तो जो मान आता है वो होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻24। आगे ग्राम लगा हुआ है, उसको मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। तो ये जो संख्या है 1 बटा अवागाद्रो संख्या, इसका जो हल है वो कितना है, 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। आईयूपीएस ने क्या कहा कि 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम जो है उसको 1 यू के बराबर मान लिया। ये आईयूपीएस ने माना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 1 यू में कितने ग्राम होते हैं, आईयूपीएस ने कहा कि 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम जो है वो 1 यू के बराबर होता है, ऐसा आईयूपीएस ने मान लिया। और यू का यहाँ पर मतलब है यूनिफाइड मास। यू का मतलब है यूनिफाइड मास, हिंदी में कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान, जिसे पहले एएमयू भी कहा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 यू कितने ग्राम के बराबर, 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या इस संख्या के स्थान पर क्या मैं 1 यू लिख सकता हूँ, क्या इस संख्या के स्थान पर क्या मैं 1 यू लिख सकता हूँ। आप ही देखिएगा ना, ये इतना जो ग्राम है वो किसके बराबर है, 1 यू के बराबर। तो लोग क्या इसकी जगह में 1 यू लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, परमाणु द्रव्यमान गुणा लगा हुआ है गुणा 1 यू। अब 1 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाता है, यहाँ पर 1 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 1 को हटा सकते हैं यहाँ से और गुणा को हटा के कोष्ठक लगा सकते हैं। तो बताइएगा, एक परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान आया वो किस में आया, यू में, और ये ही परमाणु का क्या होता है, वास्तविक द्रव्यमान होता है। तो आपकी समझ में आया होगा कि ग्राम में यदि परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है तो वो Na परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान है, और यदि परमाणु द्रव्यमान को यदि हम यू में लिखते हैं, यू का मतलब यूनिफाइड मास, तो वो जो परमाणु द्रव्यमान है वो उसका वास्तविक द्रव्यमान है एक परमाणु का। जैसे मैं आपसे कहूँ कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो आप कहोगे कि सर 1 मोल का बताएं कि 1 का बताएं। तो मैं आपसे कहूँ 1 का बता, तो आप कहोगे सर 12 यू, और मैं आपसे कहूँ 1 मोल का बताओ, तो आप कहोगे 12 ग्राम। किसी भी परमाणु को आप लिख सकते हो, जैसे सोडियम का परमाणु मैंने ले लिया और मैंने आपसे कहा कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो आप कहोगे सर 23.5। अब मैं कहूँ 1 मोल का, तो आप ग्राम लगा दोगे, और मैं कहूँ 1 सोडियम का बताओ, तो आप यू लगा दोगे। तो जो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो किताबों में लिखे रहते हैं, और उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, यू में लिखा जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखो तो आप कहोगे कि 14 होता है सर। अब आप ग्राम क्या यू नहीं लगाओगे। अब मैं आपसे कहूँ वास्तविक बताओ, तब आप कहोगे सर 14 यू, और मैं कहूँ 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो आप कहोगे 14 ग्राम। मैं आपसे कहूँ कि फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो आप कहोगे सर बताओ वास्तविक बताइए कि 1 मोल का बताइए। मैं कहूँ 1 मोल का बताओ,
समझी होगी, सुनी होगी मेरी इस बात को कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है या नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 12 ग्राम है। नाइट्रोजन का कितना है, 14 ग्राम है। किसमें, ग्राम में। इसका मतलब वो कितने मोल का है, 1 मोल का। इसका मतलब 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है, 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किसमें लिखा गया है, ग्राम में। तो इसको अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला कैसे है, जैसे मैं कहूँ 12 ग्राम कार्बन, आप कहोगे सर 1 मोल। मैं कहूँ 14 ग्राम नाइट्रोजन, आप कहोगे सर 1 मोल नाइट्रोजन। मैं आपसे कहूँ कि 23.5 ग्राम सोडियम, आप कहोगे सर 1 मोल सोडियम। अब आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पे आपको मोल का फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ कि द्रव्यमान के संदर्भ में, परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो आप सोचिएगा कि 12 ग्राम कार्बन यदि 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन यदि 1 मोल, सॉरी 12 ग्राम कार्बन 1 मोल कार्बन, 14 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन, 12 ग्राम कार्बन यदि 1 मोल कार्बन के बराबर है, यदि मैं इसको दुगना कर दूं 24 ग्राम कर दूं तो दो कितना मोल आएगा, 2। और यदि मैं इसको 6 ग्राम कर दूं तो दो कितना मोल आएगा, आधा मोल। तो यहाँ पर आप सोचिएगा कि 12 से 1 उत्तर कब आएगा, जब 12 का भाग लगेगा। 24 से 2 उत्तर कब आएगा, जब 12 का भाग लगेगा। और 6 से आधा उत्तर कब आएगा, जब 12 का भाग लगेगा। इसका मतलब यदि आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है और आपको परमाणु के मोल पूछे हैं तो आप परमाणु द्रव्यमान का क्या दोगे, भाग दोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 14 ग्राम नाइट्रोजन है, अब इसको मैं अगर 28 ग्राम कर दूं तो बताओ कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। तो 14 से 1 आंसर कब आएगा, जब 14 का भाग लगेगा। और 28 से 2 कब आएगा, जब 14 का भाग लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम एक सूत्र निकाल सकते हैं कि यदि आपको ग्राम में मात्रा दे रखी हो, ग्राम में मात्रा दे रखी हो तो मोल किसके, परमाणु के, परमाणु के मोल बराबर होगा ग्राम में मात्रा बटा परमाणु द्रव्यमान। ये मोल का सूत्र हो गया। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा परमाणु द्रव्यमान। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन के मोल बताओ, 12 ग्राम कार्बन के क्या बताओ, मोल बताओ। तो वैसे पता है आपको एक मोल होता है, लेकिन आंसर निकालना है। तो मुझे बताइएगा कार्बन के मोल बराबर ग्राम में मात्रा कितनी, 12, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है, 12। तो बताओ कितना आ गया, 1। मैंने कहा 24 ग्राम कार्बन के मोल बताओ, तो बताओ कार्बन के मोल बराबर ग्राम में मात्रा कितनी, 24, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। बताओ कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। जैसे मैं आपसे कहूँ 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, मोल बताओ। तो बताओ मोल बराबर ग्राम में मात्रा कितनी, 8, भाग कितने का लगेगा, 1 का। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 8 है। तो आपकी एक बात समझ में आ गई होगी, यदि आपको परमाणु दे रखा हो और आपको मोल निकालना हो तो ग्राम में मात्रा में किसका भाग देना है, परमाणु द्रव्यमान का, यदि ग्राम में मात्रा दे रखी है। यदि संख्या दे रखी है तो किसका भाग देना है, Na का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो किसी अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को भी आप 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हो, ग्राम में और जूल में। ग्राम में यदि आपने किसी अणु का द्रव्यमान लिखा है तो उसका मोलर द्रव्यमान होगा, उसका कैसा द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब वो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान होगा, Na अणुओं का, अवगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं का क्या होगा,
और यदि आपने U में लिखा है तो वो कितने का होगा, एक अणु का द्रव्यमान। जैसे एग्जांपल लेते हैं CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 हो गया, तो 12 32 कितना हो गया, 44। ठीक है, अब 44 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 44 ग्राम 44। अगर 44 ग्राम लिखा है तो ये CO2 का मोलर द्रव्यमान है, 1 मोल CO2 का द्रव्यमान, और 44 U लिखा है तो वो 1 CO2 का क्या है, आणविक द्रव्यमान। जैसे ग्लूकोज लिखते हैं 180 ग्राम 180, तो 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब हो गया 1 मोल ग्लूकोज, और 180 U का मतलब हो गया सिंगल 1 ग्लूकोज। तो ये बात इतनी आसानी से लोगों की समझ में आती नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको 360 ग्राम कर दूं तो कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल, और इसको 90 ग्राम कर दूं तो कितना मोल हो जाएगा, आधा। तो जिस प्रकार से हमने परमाणु के मोलों की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र निकाला था जब ग्राम में मात्रा दे रखी थी, उसी प्रकार से हम अणु के मोलों की संख्या का सूत्र भी निकाल सकते हैं यदि आपको क्या दे रखी हो, ग्राम में मात्रा। तो बताइएगा अणु के मोल कितने होंगे, अणु के मोलों की संख्या बराबर, यदि ग्राम में मात्रा दे रखी हो, इफ अमाउंट इन ग्राम इज गिवन, तो बताइएगा ग्राम में मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान, ये अणु की संख्या, अणु के मोलों की संख्या को ज्ञात करने का क्या हो गया, सूत्र हो गया अणु के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। जैसे एग्जांपल लेते हैं 44 ग्राम CO2, इसके मोल निकालने हैं, तो बताओ 44 में किसका भाग लगेगा, 44 का, क्यों, क्योंकि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 44 होता है, तो 44/44 ग्राम कितना मोल हो गया, 1 मोल। मैं आपसे कहूँ 22 ग्राम CO2 गैस मोल बताओ, तो मोल बराबर 22/44 बराबर कितना मोल हो गया, आधा मोल हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा मोल ज्ञात करने का सूत्र, ग्राम में मात्रा यदि आपको दे रखी है। तो यहाँ तक हमने जो क्लास ली उसमें हमने आपको संख्या के पदों में और द्रव्यमान के पदों में मोल का मतलब बता दिया। एक मोल का मतलब होता है संख्या के पदों में Na के बराबर, और द्रव्यमान के पदों में परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर, और अणु है तो आणविक द्रव्यमान ग्राम के बराबर। हम न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपका जो माइंड है वो मोल कंसेप्ट को लेकर के और ज़्यादा डेवलप होने वाला है, क्योंकि मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स किए बगैर आपका जो माइंड है वो कभी भी साफ इसके अंदर नहीं हो सकता। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस को भी आपको आवश्यक रूप से देखना होगा ताकि आप मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा की SI इकाई होती है, और मात्रा का मतलब होता है संख्या, मात्रा का मतलब हो सकता है द्रव्यमान, और मात्रा का मतलब क्या हो सकता है, आयतन। तो एक मोल आयतन में यदि हम बात करें आयतन की, तो ये केवल गैसों के लिए लागू होता है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे सीखना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, ठोस द्रव गैस कैसा भी ले सकते हो जब आप संख्या या द्रव्यमान निकाल रहे हो। लेकिन आयतन के पदों में यदि हम मोल की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल किसके लिए लागू होता है, गैस के लिए, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ओनली फॉर गैसेस। तो एक मोल आयतन में कितने के बराबर होता है वो हमें सीखने, उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ केवल किसके लिए लागू होता है, गैस के लिए, और किस पर लागू होता है, एसटीपी के ऊपर। तो एक मोल का आयतन के संदर्भ में मतलब है 22.4 लीटर। यानी मैं आपसे कहूँ एक मोल CO2 गैस, तो बताओ कितना लीटर गैस है, 22.4 लीटर।
बात करते हैं मोल के पदों की। तो 1 मोल CO2 22.4 लीटर के बराबर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल नाइट्रोजन गैस बताओ कितने लीटर गैस? 22.4 लीटर। यदि मैं इसको 2 कर दूं तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर। अब आप सोचिएगा 44.8 लीटर से यदि आपको मोल निकालना हो और वो अगर 2 आ रहे हो तो बताओ इसमें कितने का भाग लगा हो? 22.4 का। इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बताइएगा आयतन के पदों में गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोल बराबर होगा गैस का जो आयतन आपको दे रखा है लीटर में, उसमें आपको किसका भाग देना है? 22.4 लीटर का। तो गैस के मोल बराबर हो गया गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4 लीटर। ठीक है। देखिएगा जिसमें आपसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस के मोल बताओ। तो बताओ मोल बराबर होगा 44.8 बटा 22.4 बराबर कितने मोल? 2 मोल। यानी मोल बराबर जो आपको ग्राम नहीं, ये आयतन है लीटर में। तो 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस के मोल आपको ज्ञात करने हैं। तो लीटर में जो हाइड्रोजन गैस का आयतन आपको दे रखा है उसमें आप किसका भाग दोगे? 22.4 का। चलिएगा तो यहाँ पर समरी क्या है आज की क्लास की वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम कल न्यूमेरिकल्स के ऊपर जा पाए। समरी है कि 1 मोल संख्या में आवाकारो संख्या के बराबर होता है। 1 मोल का मतलब संख्या में आवाकारो संख्या के बराबर। 1 मोल का मतलब द्रव्यमान के पदों में परमाणु द्रव्यमान ग्राम में या आणविक द्रव्यमान ग्राम के बराबर और आयतन के पदों में 22.4 लीटर के बराबर होता है। बट केवल किसके लिए? ओनली फॉर गैसेस। ये आयतन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो केवल किसके लिए लागू होता है? गैस के लिए। और वो भी कब? एट ST स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ पाएंगे। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे और आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे। आपका जो माइंड है उसको हम मोल कंसेप्ट के लिए साफ कर देंगे। तो अगली क्लास तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।